friends, welcome to Navigator Training Academy. I am Anurag Kumar Gupta. I am a research fellow at IIT Bombay. Physics में हम बेसिकली आज कवर करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक फ्रॉम द बिगिनिंग. एक्सक्लूसिवली हम इसमें कवर करेंगे टॉपिक्स जे एडवांस जे मेंस के लिए. इसको आप मेडिकल्स एंड अदर एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो. ओके, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होगा हम अभी शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम अभी सबसे पहले पढ़ने वाले हैं चार्जेस के बारे में, उनके ऊपर कितने फोर्सेस लगते हैं, नेचर ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं. फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक से. ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे हम चार्ज के बारे में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से. आप इसको स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो चार्ज के बारे में यहाँ पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो स्टैटिक पोजीशन में हो उनकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो चार्ज ऑलवेज रेस्ट में होगा. क्या होगा? रेस्ट पोजीशन में होगा. ठीक, तो चार्ज अगर रेस्ट पोजीशन में हो तो उसके कारण केवल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है. क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड आती है. लेकिन अधिक जानकारी के लिए थोड़ा सा आप समझ लो ऐसे कि अगर चार्ज मूव करे तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. अब चार्ज अगर मूव करे तो दो तरीके से मूव कर सकती है. या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी या तो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगी. अगर वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन है. मीन्स हम इसको बोल देते हैं एक्सीलरेटिंग चार्ज. ओके, तो अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसके कारण जो फील्ड डेवलप होती है, दो तरह की फील्ड डेवलप होती है. एक जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. इसकी जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, उसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसके पास. और इसके साथ साथ इसमें डेवलप होती है मैग्नेटिक फील्ड आसपास के रीजन में. ओके, लेकिन वही चार्ज जब एक्सेलरेट करना शुरू कर देती है तो क्या होता है? तो एक्सेलरेटिंग चार्ज में हमारे पास क्या होता है? उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. ओके, बट चार्ज के एक्सेलरेशन के कारण इसमें से एनर्जी का रेडिएशन भी शुरू हो जाता है. ठीक, मीन्स ये एक और इमिट करेगी फील्ड नहीं, उसको हम एनर्जी लॉस बोलते हैं, जो कि इमिट होता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और ये क्यों जनरेट होती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करना शुरू कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, एक्सेलरेटिंग चार्जेस का यूज करके नील्स बोर ने रदरफोर्ड मॉडल को गलत प्रूफ किया था. कैसे प्रूफ किया था उन्होंने बोला था कि सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है. ओके, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है. ओके, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर है निगेटिव चार्ज. अब ये इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है तो इसके पास एक्सेलरेशन होगा. मीन्स इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटिंग चार्ज है. इसके कारण उन्होंने क्या बोला कि ये एनर्जी लूज करेगा और लूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेगा और धीरे 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 वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा. मीन्स क्या होगा? उन्होंने बोला कि अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कभी एग्जिस्ट नहीं करते. फिर वहाँ हमने देखा था कि कितने टाइम में ये न्यूक्लियस के पास कन्वर्ज कर जाएगा, वो भी हमने कैलकुलेट किया था, अपने बुक्स में पढ़े होंगे उसके. तो इसी मॉडल का यूज करके फिर बोर्स ने बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ डिफरेंट थ्योरी होगी, जो फिर उन्होंने अपने तरीके से अलग क्वांटम फिजिक्स का डेवलपमेंट किया. तो इसके बाद ये देखा हमने चार्ज के बारे में कि चार्ज अगर स्टैटिक हो तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी केवल इनका स्टडी करेंगे. अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पे हम चार्ज का मोशन करवाएंगे. फिर वहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स वगैरह इन सारे टॉपिक्स का स्टडी करेंगे. ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे चार्ज के बारे में. ये चार्ज अगर रखे हों, दो चार्जेस आपस में अगर रखे हों Q1 Q2 और इनके बीच का सेपरेशन अगर x हो, ठीक, तो इनके ऊपर फोर्स कितना लगेगा. ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में इसकी स्टडी के लिए साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे उस टाइम पे, और उनसे उन्हें क्या पता चला कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो इलेक्ट्रिक फोर्स है
वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर, Q1 के बराबर। मीन्स Q1 का मैग्नीट्यूड अगर आप डबल करोगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। सिमिलरली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था सेकेंड चार्ज के इक्वल, ओके, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ओके। तो अभी हम देखेंगे कि जो फोर्स की वैल्यू होती है दो चार्जेस के कारण वो क्या होगा। तो जो फोर्स हम लिखते हैं, आपने टेक्स्ट बुक में लिखा होगा, देखा होगा, वहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे जनरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ चार्जेस डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ओके। बट एक्चुअल में जेई के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर, ओके। मीन्स इसको हम इफेक्टिव एयर सेपरेशन भी बोलते हैं। मीन्स एक्चुअल में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इफेक्टिव एयर सेपरेशन का स्क्वायर, ओके। अब आप पूछेंगे इफेक्टिव एयर सेपरेशन क्या है? इफेक्टिव एयर सेपरेशन वो है कि अगर मैं इस चार्ज को किसी मीडियम में डालूं तो उसके इक्विवेलेंट फ्री एयर में कितना डिस्टेंस होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एयर सेपरेशन। अब हम डिटेल में देखेंगे इफेक्टिव एयर सेपरेशन क्या होता है। तो इफेक्टिव एयर सेपरेशन हम लिखते हैं, सपोज मैंने शॉर्ट में इसको इफेक्टिव एयर सेपरेशन ऐसे ES लिखा, वो हम डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी इनटू dx, ओके। ये ऐसे डिफाइंड होता है इफेक्टिव एयर सेपरेशन मीन्स। अब ये जो क्वांटिटी एप्सिलॉन r दिख रहा है इसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। इसी रिलेटिव परमिटिविटी को आप एक दूसरे कॉमन नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों एक ही चीजें हैं, ओके। तो अब हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। ये एक पैरामीटर है जो हमें ये बताता है कि कोई भी मटेरियल, ओके, अदर देन कंडक्टर्स, अगर उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डालें तो उसके कारण उनमें कितना पोलराइजेशन होगा। मींस अगर मैंने कोई मटेरियल डाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में, तो अगर मैंने कोई मटेरियल यहाँ पे डाला है तो इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अपना डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं, कितना ज़्यादा पोलराइजेशन इनके अंदर होगा, वही हमें बताता है रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। तो मैथमेटिकली हम रिलेटिव परमिटिविटी कैसे डिफाइन करते हैं? मीडियम में क्या परमिटिविटी है डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻11 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ओके। अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू है। तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि जब हम किसी भी चार्ज को किसी मीडियम में अगर हम रखेंगे जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज k है, ओके। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब हम लिखते हैं तो इसको k कैपिटल K से डिनोट कर देते हैं। अगर परमिटिविटी हमने लिखा तो हम इसको एप्सिलॉन r से डिनोट कर देते हैं। दोनों वैल्यू क्या है? सेम है, बट इनका नोटेशन डिफरेंट है, ओके। तो जब हमें यहाँ पे वैल्यू x की पुट करनी हो और चार्जेस हमारे किसी मीडियम में रखे हों, ओके, Q1 Q2 मीडियम में रखे हों जिनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो हम वैल्यू क्या कैसे पुट करेंगे? डायरेक्ट x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, इक्विवेलेंट एयर सेपरेशन की वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर रहे होंगे, ओके। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो एयर के लिए हम कैसे करेंगे? एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है? 1, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम एयर की इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ से हमारे पास इफेक्टिव एयर सेपरेशन की वैल्यू आती है √1 dx, ये वैल्यू x के इक्विवेलेंट। तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो हमारे एयर के लिए हमारी वैल्यू क्या आती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर,
ओके, अब ये जो कांस्टेंट हमारे पास 1/4πε0 ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, ये हमारा एसआई यूनिट है इनका। ओके, कई बार इनको सीजीएस यूनिट्स में भी दिखाया जाता है। तो सीजीएस यूनिट्स में हम कैसे लिखते हैं इनको, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ये स्क्वायर। तो हमने देखा भी जो इलेक्ट्रिक फोर्स हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन इफेक्टिव एयर सेपरेशन का स्क्वायर। अब इन जनरल जेईई मेंस, मेडिकल में और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जे एडवांस को छोड़ करके, ये जो वैल्यू है इफेक्टिव एयर सेपरेशन वाली, वो जनरली हम एयर के लिए सॉल्व करते हैं। तो जनरली जो हम फार्मूला याद करते हैं वो वैसे याद कर लेते हैं सिंपली 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन x², जबकि Q1 फर्स्ट चार्ज हो गया, Q2 हो गया हमारा सेकेंड चार्ज, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, x। ओके, बट जे एडवांस के लिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये किसी मीडियम में है तो हमें क्या करना है, यहाँ x एज इट इज पुट नहीं करना है, हमें वो फार्मूला यूज करना है इफेक्टिव एयर सेपरेशन का। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे रखा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ओके, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने के बाद अभी हम इसका केस देख रहे हैं, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज k है और k एक कांस्टेंट वैल्यू है, मींस थ्रू आउट द मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो जब हम यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे तो अब x देखो क्या हम लिखेंगे, इफेक्टिव एयर सेपरेशन √k × dx। ओके, ये वैल्यू क्या आएगी, √k कांस्टेंट है बाहर आके इंटू x। तो अब जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इफेक्टिव एयर सेपरेशन की जगह, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिला, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन √k × x²। ये क्या आता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन kx²। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, अगर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, k, और ये वैरी नहीं कर रहा है डिस्टेंस के साथ या टाइम के साथ, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उस वैल्यू को जो हमारे फोर्स आ रही है उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो हमारा वैल्यू क्या बन जाता है, फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का हमने वैल्यू क्या देखा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन का स्क्वायर, एयर के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ। अब डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे, ओके, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि जो चार्जेस हमारे पास है उन दोनों चार्जेस को आप एक लाइन से कनेक्ट करो, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा इसी लाइन के लॉन्ग होगा। अब इस लाइन के लॉन्ग हमारे पास या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है या तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। ओके, तो नेचर ऑफ चार्जेस अगर सिमिलर होंगे, मीन्स अगर ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो फोर्स लगेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अगर ये -q होता तो फोर्स इस पे किधर लगता, इस डायरेक्शन में। बट लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा फोर्स का, ऑलवेज लाइन कनेक्टिंग चार्ज Q1 एंड Q2। ओके, फिर यहाँ पे अगर ये चार्जेस हमारे पास हैं तो यहाँ पे ऑलवेज हम ऐसे देखते हैं कि अगर हमें फोर्स लिखना होगा, ओके, तो मैं किस तरीके से फोर्स लिखता हूँ, चार्ज Q1 पे फोर्स Q2 के कारण किधर क्यों लग रहा है, लाइन को कनेक्ट किया, दोनोों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये इस डायरेक्शन में लगेंगे, जिसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन x², दोनों के बीच का सेपरेशन x। अगर मैं यही पूछूं फोर्स, ये हमारे पास क्या था अभी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अगर मैं पूछूं वहीं की 2 पे फोर्स लगाने वाला कौन चार्ज होगा, तो Q1 लगेगा, और क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू भी हम क्या लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन x²।
ओके, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ऑलवेज ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते समय यहाँ पे x की वैल्यू या फिर डायरेक्शन पहले से ही प्लस माइनस अपने हिसाब से एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो हमें पहले से प्लस माइनस एज्यूम नहीं करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऑलवेज डायग्राम बनाना है, हमें डायग्राम बना के उसमें हमें वेक्टर फॉर्म में फोर्स की डायरेक्शन दिखानी है। ओके, आप अपने कन्वेंशन से इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, इसको नेगेटिव ले सकते हो। ओके, अब आप जब वैल्यू लिखोगे फोर्स की वैल्यू, जब नेट वैल्यू आप लिखोगे तो पॉजिटिव वाले को एक जगह लिखना है F1। ओके, अब आपको पता है कि F2 इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जस्ट माइनस F2, और F1 F2 की यहाँ पे जस्ट आप केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे। ओके, तो हमें स्टेप कैसे करना है, पहले मैग्नीट्यूड आप निकालो सबका, फिर डायरेक्शन निकाल के अपने कॉमन सेंस से माइनस कर दो। ओके, बार बार आप डायरेक्शन के हिसाब से कैलकुलेट करके जब इसमें पुट करोगे तो कन्फ्यूजन ऑलवेज आती है और क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, ऑलवेज मैग्नीट्यूड लिखना है, कॉमन सेंस से हमें डायरेक्शन लिखना है और फिर इसमें अप्लाई कर देना है। ओके, तो हमने भी देखा कि फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम क्या लिखते हैं, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। ओके, तो फोर्स जो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर, अगर कोई मीडियम डाइलेक्ट्रिक है तो उसका वैल्यू k से हम डिवाइड कर देंगे। ओके, फॉर एयर इस k की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमें वैल्यू मिलती है Q1 Q2 अपॉन 4πε0 x स्क्वायर। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे पास, वो अलग अलग टाइप्स के आते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ ही मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट यही बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों के जो न्यूमेरिकल्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। या तो इलेक्ट्रिक फोर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड से, दोनों को सॉल्व करने का तरीका एक ही होगा। इसलिए हम पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर दो चार्जेस यहाँ पे रखे हुए थे पहले से, मेरा फोकस इस चार्ज Q1 पे है। ओके, और ये जो सेकंड चार्ज हमारे पास Q2 था, इसकी वैल्यू अगर मैं 1 कूलम रख दूं तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 कूलम चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज Q। ओके, अब इसकी वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, अब हमारे पास ये जो फार्मूला था इसको हम अभी के बाद से जनरली हम केवल एयर के लिए लिख रहे हैं। तो एयर के लिए हम लिखे तो क्या लिखेंगे, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे अब मैं Q2 की वैल्यू अगर 1 कूलम डालूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, 1/4πε0 Q1 अपॉन x स्क्वायर। ओके, फार्मूला बिल्कुल फोर्स की तरह है, बस हमने Q2 की वैल्यू क्या डाली है, 1 कूलम। ओके, तो इन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों के न्यूमेरिकल्स एक ही तरीके से हम सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि आगे कौन कौन से टाइप्स के न्यूमेरिकल्स यहाँ पॉसिबल हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स जो यहाँ पे पॉसिबल होते हैं, उनमें फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो आते हैं हमारे पास, वो आते हैं स्टैटिक चार्ज यहाँ हमारे पास रखे हैं। ओके, और उनके कारण हम पूछते हैं कि नेट फोर्स की वैल्यू बताओ। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आते हैं कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस रखे होंगे हमारे पास, सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे हमारे पास, और उनमें पूछा जाएगा नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर वो पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट। ओके, अब यहाँ जो नेट फोर्स की वैल्यू है, ये दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे बस थोड़ा इजी क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट ट्विस्ट करके दे सकते हैं। अब इसमें क्या ट्विस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो करेंगे कि इनिशियली ऐसे एयर में रखे थे सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4, अभी उनको हमने शिफ्ट कर दिया है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में।
ओके, यहाँ पे ऐसे ऐसे मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है। इसी में एक सबसे पॉपुलर सवाल जो हम देखने को मिलता है कि एक ऐसे हिंज पे हमने एक ऐसे रॉड रख दिया है चार्ज, ओके, क्यू, दो चार्ज ऐसे रखे हैं Q1 एंड Q2 चार्जेस, या फिर इनको कई बार कहा जाता है कि दोनों के पास एक चार्ज था, दोनों को हमने टच कराया तो चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए इक्वल अमाउंट में, जिसको हमने Q एंड Q दे दिया। तो इनिशियली एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे सपोज सेपरेशन थीटा था, फिर बोलते हैं इसको मैंने शिफ्ट कर दिया एक मीडियम में जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, Q ये थीटा हो गया। फिर पूछते हैं सेपरेशन में कितना चेंज आएगा। इस तरह के न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे देखेंगे। फिर थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन। ओके, इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस में क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमसे पूछे जाएंगे। ओके, इसमें भी कई कैटेगरीज हम देखेंगे कि हम पार्टिकल्स और चार्जेस को किस तरीके से रखें कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। दूसरा चार्ज ऐसे पूछेंगे कि टेस्ट चार्ज जो हमारे पास है कहाँ पे हम प्लेस करें ताकि टेस्ट चार्ज पे जो नेट वैल्यू आए वो जीरो, मीन्स ये जो हमने सेकंड और फर्स्ट वाला देखा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। ओके, कुछ नया नहीं होगा इसमें। जैसे आपने न्यूमेरिकल्स देखे होंगे इस तरह से, यहाँ चार्ज हमने Q रखा है, यहाँ पे 2Q रखा है। तो अब बताओ यहाँ पे किस पोजीशन पे हम एक्सटर्नल चार्ज डालें ताकि वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, या फिर उस पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो। ओके, देन हमारे पास इसी में 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम SHM बेस्ड क्वेश्चंस कर देते हैं। ओके, 11th में जो हमने SHM के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनका यूज़ करके यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसा ही सिस्टम होगा, Q1 यहाँ पे चार्ज होगा, यहाँ पे Q चार्ज होगा। ओके, इक्वल एंड ऑपोजिट भी हो सकते हैं यहाँ पे, या सेम चार्जेस भी हो सकते हैं। अब वो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एक रखा, ठीक, प्लस Q चार्ज। ओके, तो प्लस Q चार्ज रखा तो इसी का नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में, इसके कारण इस डायरेक्शन में, तो ये पूरा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इसमें कोई इक्विलिब्रियम के चांसेस नहीं बनेंगे या SHM भी नहीं होगा। लेकिन क्या होता अगर ये माइनस चार्ज होता है, ओके, ये माइनस चार्ज होता तो इसके ऊपर मैंने इसको पुश किया ऊपर, बट इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर हो जाता पुश करने के बाद, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में, इधर। ये पार्टिकल जब फिर से क्रॉस करके इधर की ओर आता है तो फिर से फोर्स की डायरेक्शन इधर इधर, और नेट फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में। इस पार्टिकल यहाँ से यहाँ SHM करता है। तो इस तरीके के से न्यूमेरिकल्स हमारे पास कई बार आते हैं। वो पूछते हैं इसका टाइम पीरियड बताओ, एम्पलीट्यूड कितना होगा, कितना फ्रीक्वेंसी होगी इसकी वाइब्रेशन की। तो सारे के सारे हम बस वहाँ पे जो हम फोर्स की वैल्यू लिखते थे, यहाँ पे फोर्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से।